अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स बना ली होंगी और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाई होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई और आपके पास कॉपीज़ नहीं है तो मैं उसका लिंक जो है उन तमाम तर कॉपीज़ का फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉपीज़ का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अहम सवालात हैं जो कि वाइवास में आते हैं। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिकल देने के लिए जाते हो, हम लोगों ने कहा था ना कि वाइवा जो होता है वो आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इस 50 मार्क्स का जो वाइवा है उसके अंदर आप लोगों के कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग उन सवालात को भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग उसके आंसर्स भी देखेंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्टर्स बता दूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी वाइवा देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओ। आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा सा धुला हुआ होना चाहिए। और यूनिफॉर्म है तो बच्चे यूनिफॉर्म ही हो, बजाय इसके कि आप लोग लाइक अगर आप लोग सराइकी एरिया में रहते हो या बलोची एरिया में रहते हो तो बलों वाली शलवारें पहनना स्टार्ट कर दो। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कि आप लोग एजुकेटेड लगो। ठीक है, बज़ाहिर आप लोग एजुकेटेड लगो तो आप लोगों ने प्रॉपर एक यूनिफॉर्म पहनना है। पैंट शर्ट है, अगर आप लोगों की यूनिफॉर्म है तो पैंट शर्ट पहनोगे, लाइक पैंट, और आप लोग वाइट शर्ट पहनते हो। और इसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे, अगर शलवार कमीज है तो आप लोग प्रॉपर शलवार कमीज जो कि धुली हुई होगी और इस्त्री हुई हुई आप लोग वो पहनोगे। फिर आप लोग वाइवा देने प्रैक्टिकल का वाइवा देने के लिए जा रहे हो तो आप लोगों ने लैब कोट जरूर पहनना है। लैब कोट जिसे आप लोग ओवरऑल कहते हो, ठीक है, वो चीज़ ज़रूर पहनो। नहीं है तो परचेज कर लो, परचेज नहीं कर सकते हो तो किसी से मांग लो। ठीक है, उस टाइम के लिए एटलीस्ट उधार पे मांग लो, लेकिन पहन के जाओ अपने एक्सटर्नल के सामने। थर्ड थिंग, बॉयज मोस्टली ऑयलिंग बहुत करके आ जाते हैं। मुझे सर पे तेल नहीं लगा कर आना। ठीक है, आप लोगों ने तेल नहीं लगाना, बालों को फ्रेश मतलब धुले हुए होने चाहिए, उसके ऊपर जेल और तेल लगा के उसको बिल्कुल चिपका नहीं लेना। थर्ड थिंग, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर शूज। शूज आपके आपके पर्सनालिटी का मतलब एक अहम हिस्सा होते हैं, तो आपने शूज है वो खेड़ियाँ और चप्पलें इस तरह की चीजें नहीं पहननी, प्रॉपर बंद बूट पहन कर आओगे आप लोग। ठीक है, अब फिर आप लोग कॉपी की तरफ आ जाते हो तो कॉपी आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी हो। ठीक है, साफ सुथरी यानी लिखा हुआ उसके ऊपर नीट एंड क्लीन लिखा हुआ हो। सेकंड थिंग, स्टिच्ड हो। कुछ बच्चे उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और एक दूसरे को दिखा दिखा के फट जाती है बेचारी, अभी एक्सटर्नल हाथ लगाया और जी वो लटक जाती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो सिली भी हो और लैमिनेटेड होती है तो बहुत ही मीन ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप लोग ये तो ऑप्शनल है वैसे ये कि लैमिनेशन करते हो, लेकिन लैमिनेशन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। लैमिनेशन के भी मुख्तलिफ किस्म के तरीके होते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग इस तरह से भी लैमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी कॉपी को, और इसके अलावा लाइक ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की है और इसी तरह से फार्मास्यूटिक्स की करना चाहो तो इस तरह से आप लोग प्रिंटेड फॉर्म में उसको लेकर और आप लोग उसके ऊपर कवर चढ़ाकर और फिर आप लोग उसके ऊपर अपना नेम शेम लिख सकते हो। चलें जी, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले कि आपके जिस भी सब्जेक्ट का वाइवा हो रहा है उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब अगर ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। पहले हम लोग 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग उन्हीं 5 के आंसर्स देखेंगे। एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन स्कल बोन्स कौन सी होती हैं, ठीक है, यानी कि खोपड़ी में कितनी बोन्स होती हैं, विद डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि आपको बताना आना चाहिए कि कौन सी बोन जो है वो लाइक सामने वाली माथे वाली कौन सी बोन है, या फिर आप कहते हो कनपट्टी पे कौन सी बोन्स होती हैं। फिर अपर लिम्ब में यानी कि ऊपर वाला जो हाथ हाथ जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं और कौन सी बोन्स होती हैं। इसी तरह से लोअर लिम्ब में आपके कौन से रीजन्स होते हैं और उनमें कितनी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन होती है और उसकी कितनी कितनी मेन क्वांटिटी होती है, लाइक फेलेंजीज कितनी होंगी, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स कितने होते हैं। और फिर वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं। और फिर पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन जिस मीन कॉक्सल रीजन जिसको आप लोग कहते हो कि मीन 2 कॉक्सल रीजन्स होते हैं और मजीद वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो पहले हम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। अच्छा, राइट, लाजमी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश में ही आंसर करो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग,
कि आप लोग अगर इंग्लिश में उनको उसको आंसर करते हो, यानी कि डेफिनेशंस एज सच मतलब कि बताते हो उसको, तो आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक हो गया। वैसे अगर आप लोग उसको आंसरिंग कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, तो आप लोग पास तो हो जाओगे, लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश में जवाब देते हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स देखा जाएगा। ठीक हो गया। अब एनाटमी के बारे में हम लोग कहते हैं एनाटमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमंस बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना एनाटमी कहलाता है। इसके अलावा हम कहते हैं ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो एनाटमी, और एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो भी वो एनाटमी कहलाती है। ठीक हो गया। फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो डील्स विद बॉडी फंक्शन, क्या हमारे बॉडी के अंदर, अब मीन बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, वो जो होगी वो हमारी फिजियोलॉजी कहलाती है। ये स्ट्रक्चर से, और यहाँ पे हम लोग बॉडी फंक्शंस को स्टडी करते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन नहीं याद करो, कोशिश करो कि थोड़ी सी 2 लाइनों की जरूर हो, ताकि आप लोग मतलब बताते वक्त थोड़ा सा जैसे टाइम लगे। आप कहते हो फिजियोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पार्ट्स। ठीक हो गया। अब ह्यूमन स्कल बोन्स की बात करते हैं, तो आप लोग उसको बताओगे तो इस तरह से बताना स्टार्ट करो, लाइक फ्रंटल बोन है माथे वाली, माथे पर हाथ लगा के। टेम्पोरल बोन कनपट्टी वाली, कनपट्टियों पर, दोनों कनपट्टियों पर हाथ लगाओ और बताओ जी ये टेम्पोरल बोन है। मैंडिबल बोन जबड़े वाली बोन होती है, ठीक है, जो जबड़ों पर होती है, यानी कि नीचे जबड़े पर होती है। ठीक हो गया। जाइगोमेटिक बोन आ गई। चीक्स की, यानी कि जब हम लोग लाइक स्माइल करते हैं तो जो हमारे चीक्स पर चीक्स जो होते हैं उस उधर जो बोन होते हैं, जाइगोमेटिक बोन आ गई। नेजल बोन जो नाक पर मौजूद होती है, नाक वाली। मैक्सिला बोन होती है जो नाक के नीचे, लाइक जहाँ पर गर्ल्स होती हैं अपर लिप्स बनवाती हैं, या फिर लाइक बॉयज की मूछें होती हैं, वो वाली, वहां पर जो बोन होती है वो मैक्सिला बोन आ गई। लेक्रिमल बोन आपकी आंख के अंदर होती है। पैराइटल बोन जो होती है वो एथमॉइड बोन और स्फीनॉइड बोन, उसके अंदर ये दोनों बोन्स आ जाती हैं। पैराइटल बोन्स कौन सी होती हैं, आपके माथे से पीछे की तरफ, यानी कि सर के ऊपर ऐसे जाते हो तो दोनों तरफ आपकी वो चीज आ जाती है। ठीक है, यानी कि वहां पे आपका पैराइटल बोन आ जाता है, यानी कि जो पीछे की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। फिर स्फीनॉइड बोन जो है और एथमॉइड बोन जो सॉरी एथमॉइड बोन जो है, ये भी आप लोगों के पैराइटल बोन के इर्द गिर्द होती हैं। अच्छा, ऑसिपिटल बोन क्या होता है, सर के पीछे, ठीक है, जहां से हमारी नेक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वहां पर हमारी ऑसिपिटल बोन आ जाती है। अब अपर लिम्ब की बात कर रहे हो तो इसके अंदर रीजन्स कौन से आते हैं, पहले फोर आर्म आ गया, फिर आर्म आ गया, और फिर हैंड आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, फोर आर्म में आप लोग कहते हो एक ह्यूमरस आता है, आर्म में रेडियस और अल्ना आता है, एक रेडियस एक अल्ना। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल रेडियस इन अ बॉडी आर, तो 2 रेडियस होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से टोटल अल्ना इन द बॉडी आर 2, वो भी 2 होते हैं। फिर आप लोग कहते हो हैंड। अब हाथ में अगर आप लोग बात करते हो तो आपके हाथ में कहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों के आ जाते हैं कार्पल्स, ठीक है, जो कि आपके 8 होते हैं। फिर बाद में आपके यहाँ पर जो है ये मेटाकार्पल्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। और मेटाकार्पल्स का कहते हो कि वो 5 होती हैं, लाइक 5 यहाँ से ये 5 आ गई। ठीक हो गया। और इसके बाद फिर आप लोग फेलेंजीज की बात करते हो तो ये आपकी फेलेंजीज आ जाती हैं। ठीक हो गया। और फेलेंजीज का कहते हो कि ये कितनी होती हैं, ये होती हैं 14। एक हाथ में 14 होती हैं, दोनों हाथों को मिला के 28 बनती हैं। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि टोटल फेलेंजीज इन द बॉडी आर, तो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अच्छा, लोअर लिम्ब रीजन की बात करते हैं। तो आप लोग कहते हो कि लोअर लिम्ब रीजन में रीजन कौन सा होता है, पहले थाई आ जाती है, ठीक है, ऊपर वाली आपकी टांग, फिर लेग आ जाती है, यानी कि घुटने से नीचे, नी आता है, और फुट आ जाता है। अब थाई में का क्या होता है, फीमर होता है, फीमर एक ही होता है, ठीक है, लेकिन टोटल फीमर इन अ बॉडी आर 2। फिर लेग, टिबिया, फिब्यूला, ठीक है, लेग में टिबिया फिब्यूला आ गया, 2 टिबिया होते हैं दोनों टांगों में, 2 फिब्यूला आ गए दोनों टांगों में, एक 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 करके। फुट की बात कर लेते हैं तो इसी तरह से जो है, जैसे हमारे रिस्ट की होती है, बिल्कुल इसी तरह से टार्सल्स 7 होते हैं, मेटाटार्सल्स 5 होते हैं, और यहाँ पे फेलेंजीज जो होते हैं 14 होते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोग फेलेंजीज कहते हो कि 14 होते हैं, ठीक है, एक पाँव में हमारे 14 फेलेंजीज हैं, दोनों पाँव में 28 हो गए। तो टोटल फेलेंजीज इन आवर बॉडी आर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था जी, वर्टिब्रल कॉलम में रीजन्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है, और ये 33 इरेगुलर बोन्स होती हैं इसके अंदर, ठीक हो गया, 33, जिसमें पहले पहले सर्विकल रीजन आ गया 1 से 7 तक, थोरेसिक रीजन आ जाता है T1 से T12 तक, लंबर रीजन आ जाएगा L1 से L5 तक, और फिर सैक्रल रीजन आ जाता है S1 से S5 तक, ठीक हो गया। फिर हमारा आ जाता है जी पेल्विक रीजन जिसको हम लोग हिप बोन भी कहते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन, ठीक हो गया। एंड कॉक्सल बोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, दो ऐसे दोनों तरफ हमारा इस्टियम आ गया, फिर सॉरी इलियम आ गया, फिर इस्टियम, और फिर प्यूबिक बोन आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पहले 5 क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लाइक यहाँ तक हम लोगों ने बोन्स और इस चीज का देख लिया। फिर आप लोगों को थोड़ी बहुत एनाटमी पता होनी चाहिए, एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि उसका बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिर एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम और उसका बेसिक यूनिट क्या है, एनाटमी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, एनाटमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, लेकिन इन सब की आप लोगों को एनाटमी मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग एनाटमी की बात करें, तो आप लोग कहते हो कि एनाटमी में हम लोगों को इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, पहले ओरल कैविटी आई, फिर फेरेंक्स, फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास 3 असेसरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, ठीक हो गया। तो ये चीजें, ये तो बेसिक्स हैं, आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, ठीक हो गया। वैसे अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ते हो तो हाँ जी, आप लोगों को इन सब का फंक्शंस भी पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है, ये फिजियोलॉजी में आ जाती है। अच्छा, एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 ट्रैक्स आ जाते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक हो गया। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, नोज और फेरेंक्स, ठीक है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में लेरेंक्स आ जाता है, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और जो कि फिर ब्रोंक्योल्स में डिवाइड होती है, और जो कि फिर एल्वियोलाई में, और एक हमारा लंग्स आ जाता है, ठीक आ गया। अच्छा, हमारे पास 1 लंग्स होते हैं या 2 लंग्स होते हैं, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अमूमन क्या होते हैं, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मतलब के ऑर्गन्स हैं कितने हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, और वो बहुत फनी जवाब देते हैं। अच्छा, बहरहाल आप लोग ये तो बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एल्वियोलाई, यहाँ तक आ गया। अब एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें यूरिनरी सिस्टम में मौजूद या इन्वॉल्व हमें ऑर्गन्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग यूरिन इन अ ह्यूमन बीइंग। जो तमाम तर ऑर्गन जो कि यूरिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में आ जाते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल किडनीज, यूरिटर्स, नेफ्रॉन्स, ब्लैडर्स और यूरिथ्रा, ठीक हो गया। और बेसिक यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज नेफ्रॉन। फिर इसके साथ हम लोगों को पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट नेफ्रॉन में क्या होता है, पहले पहले ग्लोमेरुलस आ जाता है, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल में। फिर इसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स भी आती हैं, वोमेन्स कैप्सूल अच्छा जी बाद में आ गया। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, सॉरी पहले डिसेंडिंग और फिर असेंडिंग आता है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, ठीक हो गया। ये चीजें हमारी आ गई किसके अंदर, यूरिनरी सिस्टम में। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आप लोग कहते हो कि एनाटमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि सीवीएस यानी कि हार्ट सिस्टम। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है, हार्ट क्या होता है, ठीक है। तो फिर इसके अलावा हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया आ गए, 2 वेंट्रिकल्स आ गए, इसके अंदर कैपिलरीज भी होती हैं, आयोटा होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, यानी कि हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। और आर्टीरियोल्स होती हैं जो कि आर्टरीज को कैपिलरीज के साथ जोड़ती हैं। फिर वेन्स आ जाती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट, बॉडी से लेकर हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। और फिर वेन्यूल्स आ जाते हैं जो कि वेन्स को कैपिलरीज के साथ वो करती हैं, जोड़ती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपका जो हार्ट है उसके अंदर 3 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक एपिकार्डियम होता है जो कि आउटर कवरिंग है, मायोकार्डियम आती है जो कि मिडल लेयर होती है, और एंडोकार्डियम आ गई जो कि इनर लेयर होती है।
इतनी आपके पास आपको एनाटॉमी पता हो, वेल एंड गुड, जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग कहते हो कि जी एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस नहीं किए जाते, फिर भी यू मस्ट हैव टू नो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के और फीमेल के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो तो टेस्टिस, यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और स्क्रूटम आ जाता है। और अगर आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो तो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में वेजाइना, लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा, फिर हाइमेन और क्लिटोरिस आ जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हो तो यूटेरस, ओवरीज, यूटेरिन ट्यूब्स, मेमरी ग्लैंड्स, राइट। अच्छा, इनके अंदर लाजमी नहीं है कि सब के सब याद कर लो, एटलीस्ट तीन तीन तो लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। समटाइम वो खुद भी पूछ सकते हैं कि हाँ जी ये कौन सा एक्सटर्नल या इंटरनल। बाय द वे इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद, राइट, यहाँ तक हमारी एनाटॉमी खत्म होगी। अब हम लोग आगे से हमारी फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, दैट व्हाट इज द सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, बोन्स और जॉइंट्स। इन सब की हम लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें टाइप्स पता होने चाहिए कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, टिश्यूज कितने टाइप्स के हैं, बोन्स की टाइप्स कितनी होती हैं और जॉइंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। जॉइंट्स की टाइप्स जो होती हैं, ठीक है, उसको आप लोग एग्जाम्पलीफाइड करोगे कि जी हाँ जी हमारे रिस्ट में जो है वो कौन सा जॉइंट है, या फिर हमारे एल्बो में या हमारे शोल्डर में कौन सा जॉइंट मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग हीमोग्लोबिन को मालूम कर सकते हैं। ईएसआर क्या होता है और हम लोग इसे परफॉर्म क्यों करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके ईएसआर परफॉर्म किया जाता है और उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की कंपोजिशन यानी कि उसका सेलुलर नॉन सेलुलर जो पार्ट होता है वो, ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, ठीक है। और फिर उसमें यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन सा होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो कौन सा होता है। तो अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो दैट सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक हो गया। एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। और अगर तो हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं जी, नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, कनेक्टिव सेल्स और इम्यून सेल्स और ब्लड सेल्स, ठीक हो गया। ये वो सेल्स हैं जो कि आपकी मतलब ये वो वाली टाइप्स हैं जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन की गई हैं, ठीक है। वैसे जो सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक भी होते हैं। अच्छा, फिर ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ठीक है, और वो कहाँ मौजूद होती हैं, आउटसाइड दी न्यूक्लियस। और फिर आप लोग कहते हो एज फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों को कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज के बारे में मालूम हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर आप कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनके बारे में अगर आपको इनका फंक्शन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो एटलीस्ट आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्मा, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस, ये वो सारी की सारी ये वो वाले कंपोनेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। फिर टिश्यूज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस। और इसके अंदर यानी कि ये क्या है, कलेक्शन आपके सेल्स का एक मीन कलेक्शन है, एक मजमुआ है या गुच्छा है, ठीक है, जो कि एक जैसा काम कर रहे होते हैं। और 4 बेसिक टाइप्स आपकी टिश्यूज की होती हैं, एक एपिथेलियम टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज आ जाती हैं। फिर बोन्स क्या होती हैं, बोन्स इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज रिजिड बिकॉज ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं आपके इसके अंदर। यानी कि आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं और वो ड्यूरेबल भी होती हैं, ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, यानी कि कुछ थोड़ी मीन्स इतना थोड़ी बहुत उनके अंदर अब कहते हो कि ड्यूरेबल होती हैं, चलें। अच्छा, फिर आप कहते हो कि वो रिजिड होती हैं यानी कि सख्त होती हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर मिनरल सॉल्ट्स की डेपोजिशन हुई हुई होती है। और उन सॉल्ट्स में ज्यादातर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हम लोग दूध से भी हासिल करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ बोन्स की बात करते हो तो कहते हो कॉम्पैक्ट बोन आ जाती है, स्पॉन्जी बोन्स आ जाती हैं। फिर जॉइंट्स में कहते हैं जॉइंट्स क्या है, इज अ साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स ज्वाइंट और कम टुगेदर, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां जो हैं वो एक जगह पर
आती हैं या जुड़ जाती हैं। ठीक हो गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 2 हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 2 से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करते हो तो कहते हो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में क्या आता है, फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट्स आ जाते हैं, कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आ जाते हैं आपके, राइट। और इसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं जी साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो हरकत कर सकते हैं। उसके अंदर कौन सा आ जाता है जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे आपका शोल्डर कंधे पर होता है, ठीक है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और आपके एल्बो और नी पर, यानी कि कोहनी पर कौन सा होता है, हाइंज जॉइंट्स। और जो कार्पल्स और कार्पल्स और टार्सल्स पर मौजूद होते हैं वो होते हैं जी ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग बात करते हो कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, वो रेड कलर का होता है और ऑक्सीजन को उठा के वो लेकर जाता है। और वो कहाँ पे मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4% हीम, यानी आयरन 4% होता है, और ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन, ये ग्लोबिन होता है 96%। नॉर्मल रेंज इसकी मेल्स के अंदर 14 टू 16 ग्राम पर 100 ml है, और फीमेल्स की बात करते हो तो 12 टू 14 ग्राम पर 100 ml होता है। और फीटस एंड न्यूबॉर्न एंड के न्यू बच्चों के अंदर वो 23 ग्राम पर 100 ml होता है। ठीक हो गया, इनके नए पैदा होने वाले बच्चे के अंदर। फिर ईएसआर क्या होता है, ईएसआर स्टैंड्स फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। डिफाइन करना चाहते हो तो आप लोग कहते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीकोएगुलेंट, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो कि खून को जमने नहीं देता, ठीक है, उसकी मौजूदगी में द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ आरबीसीज का नीचे बैठ जाना ब्लड सैंपल में से इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और जितना टाइम वो लेता है नीचे बैठने में, ठीक है, आरबीसीज नीचे बैठने में जितना टाइम लेंगे, इट इज नोन एज सेडिमेंटेशन रेट। ठीक हो गया। नॉर्मल रेंज क्या होती है ईएसआर इन द फर्स्ट, और 1 घंटे के अंदर। वेस्टर्जन मेथड की बात करते हो तो उसके अकॉर्डिंग मेल में 5 to 10 मिनट्स हो जाते हैं, और फीमेल के अंदर 10 to 15, राइट। और अगर आप लोग विंट्रोप्स मेथड की बात करते हो तो मेल की जो वैल्यू है वो 0 to 10 mm तक आती है, और फीमेल्स की 0 to 15 mm तक आ जाती है। देन व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, हमारे स्पेशलाइज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि बने हुए होते हैं 2 हिस्सों को मिलाकर, सेलुलर पार्ट जिसमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी हमारे सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है, जो कि 45% हिस्सा जो होता है वो सेलुलर पार्ट का होता है, और बाकी नॉन सेलुलर पार्ट हमारा 55% होता है, जिसमें प्रोटीन्स, नॉन प्रोटीन्स, एंजाइम्स, पिगमेंट्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा का नाम देते हैं। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये विरासती करेक्टर है जो कि ट्रांसमिट होता है हमारे अंदर, कहाँ से, हमारे पेरेंट्स में से। और यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं आप, अच्छा ये चीज अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं। आप कहते हो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है वो किसी का भी खून ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये यानी कि एक ऐसा मीन ब्लड, जैसे जिस पर्सन का ओ नेगेटिव होगा वो किसी को भी खून दे सकता है, राइट। इसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी, ठीक है। अब ओ ग्रुप कितना है, 47% लोगों का ओ ग्रुप होता है, 41% लोगों का ए ग्रुप, 9% का बी ग्रुप और 30% का ए बी ग्रुप होता है। अच्छा, आरएच फैक्टर क्या होता है, यानी कि हम लोग जब ये कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, तो वो जो नेगेटिव होता है वो किसकी मीन्स आप कहते हो आरएच फैक्टर की मौजूदगी पर होता है या उसकी गैर मौजूदगी पर। आप कहते हो आरएच फैक्टर आर एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज व्हिच कॉज एग्लूटिनेशंस ऑन मिक्सिंग विद ब्लड विद एंटी आरएच डी सीरम, ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा एंटीजन है जो कि आपके आरबीसीज के सरफेस पे मौजूद होता है, जो कि एग्लूटिनेशन पैदा कर देगा, ठीक है, जब आप लोग उसको मिक्स करोगे एंटी आरएच डी सीरम के साथ। ठीक हो गया। फिर आप लोग बात करते हो ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है। ब्लड कोएगुलेशन ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर कन्वर्जन ऑफ सोलुबल प्लाज्मा फिब्रिनोजेन इनटू इनसोलुबल फिब्रिन सब्सटेंसेस, यानी कि खून का जम जाना। जमता कैसे है कि फिब्रिनोजेन जो है वो इनसोलुबल फिब्रिन सब्सटेंस के अंदर तब्दील हो जाता है, जिसको हम लोग क्लॉट का नाम देते हैं, राइट। इसके बाद
आप लोग कहते हो क्लॉट बनने के लिए आपके पास 3 मराहिल आते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन बनता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन और फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिब्रिन बन जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जी खून जम गया। ठीक हो गया। फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके आ जाते हैं। आपकी बुक के अंदर पूरा का पूरा एक टेबल बना हुआ है, लेकिन आप लोग उसमें से कुछ को याद कर लो, ठीक है? और उन्हीं में से कुछ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक फिब्रिनोजेन जिनकी हाफ लाइफ 4 दिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन जिसकी थ्री डेज होती है, कैल्शियम फैक्टर उसकी हाफ लाइफ जो है वो अननोन है, और फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स की बात करते हो तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो 12 to 16 आवर्स है। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, दैट नॉर्मल रेंज ऑफ द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग रेट, क्या हमारे सांस लेने का जो अमल होता है यानी कि सांस लेने की जो रफ्तार है पर मिनट कितनी होती है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, पल्स रेट हम लोग पल्स रेट की हमारी एवरेज रेंज जो है वो कितनी होती है, नॉर्मल यानी कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा हमारी पल्स जो है वो वो करती है, लाइक धड़कती है, या क्या कहोगे आप लोग। तो आप लोग कहते हो कि उसके अंदर उसके साथ-साथ आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि नेम ऑफ द आर्टरी, किस आर्टरी से आप लोग पल्स रेट चेक करते हो, ठीक है? फिर ब्लड प्रेशर क्या क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, और फिर हम लोग ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मुतासिर करते हैं। हार्ट रेट क्या होता है, ठीक है, हार्ट रेट ऑल्सो नोन एज मीन डैश, तो वो चीज़। फिर नॉर्मल रेंज उसकी कितनी होती है, ठीक है, अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो हम लोग क्या नाम देते हैं। फिर डिफाइंड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में आप लोग कहते हो ना 2 फेजेस आते हैं, सिस्टोल, डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, और किस आर्टरी की मदद से हम लोग ब्लड प्रेशर को अमूमन चेक करते हैं। फिर क्लॉटिंग टाइम की नॉर्मल रेंज क्या होती है, हाइपोक्सिया क्या है, एनीमिया क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स और ब्लड कोएगुलेशन ये भी हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं। फिर अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो मतलब के रीजन्स होते हैं वो जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, हो गया। और डिफरेंस बिटवीन सेल और न्यूरॉन के अंदर क्या फ़र्क होता है, 1-2 फ़र्क आप लोग इसके याद कर लोगे। जल्दी जल्दी से इनके पहले आंसर्स देख लेते हैं। हम लोगों ने ब्लड कोएगुलेशन हमने पढ़ लिया था। हार्ट के बारे में कहते हैं कि ये कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है विच पंप्स द ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किस लिए पंप कर रहा होता है, ताकि हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि ग़िज़ाइयत की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ब्लड की सप्लाई पूरी करे वो, ठीक है। हार्ट रेट नॉर्मिन हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मेजर बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट पर मिनट, ठीक हो गया। यानी कि आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस 1 मिनट में कितनी होती है, वो हमारी हार्ट बीट कहलाती है। अच्छा, और फिर नॉर्मल रेंज इसकी कितनी होती है, 1 मिनट में 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट ये आपकी मीन धड़कता है, ठीक है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ किस्म की रेंज लिखी हुई है, किसी में 85, 87, 89 भी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका मीन एक एवरेज अगर आप लोग रेंज ले लेते हो तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट आ जाती है, ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोग कहते हो ये जो हार्ट रेट होता है यही आप लोगों का पल्स रेट के बराबर होता है, ठीक है। जितना हार्ट रेट होगा उतना ही आप लोगों का पल्स रेट होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन क्या होता है, या ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर क्या है, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको आप लोग उसको ब्लड प्रेशर कहते हो। या फिर आप लोग इसके अलावा आप कहते हो द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर विच इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड, यानी कि जो बहता हुआ या फिर सर्कुलेट करता हुआ ब्लड जब एक्सर्ट करेगा, डालेगा फोर्स किसके ऊपर, आपके सिस्टेमिक आर्टरीज की वॉल्स दीवारों पर, तो वो आप लोगों का ब्लड प्रेशर कहलाता है। और इसको मालूम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आप लोग ब्रैकियल आर्टरी का इस्तेमाल करते हो। ब्रैकियल आर्टरी जो कि आपके लाइक कोहनी से ऊपर, लाइक कोहनी पर आप लोगों की जो आर्टरीज मौजूद होती हैं वहाँ वहाँ से आप लोग ब्लड प्रेशर को चेक करते हो। ब्लड प्रेशर का फार्मूला सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डायस्टोलिक प्रेशर आता है। सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन का, दैट इज 120 मिली mm पर मर्क्यूरी मर्क्यूरी। और कहते हैं जो आप लोगों का डायस्टोलिक है वो 80 मर्क्यूरी होता है। फिर हाइपरटेंशन की बात करते हो तो हाइपरटेंशन की 2 स्टेजेस आते हैं, ये आप लोगों के बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, वहां से देखकर आप लोग याद कर सकते हो। स्टेज 1 की क्या रेंज होती है, स्टेज 2 की क्या रेंज होती है। पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक हो गया। वही बात है जैसे हार्ट रेट क्या था। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टू मेजर द पल्स एट द रिस्ट,
रिस्ट पर से हम लोग पल्स रेट मालूम कर सकते हैं कैसे, बाय प्लेसिंग इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ओवर द ऑपोजिट रिस्ट, यानी कि एक ऑपोजिट इस वाली रिस्ट पर हम लोग अपनी ये दो फिंगर्स रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और इसको हम लोग मालूम कर लेंगे, जो कि हमारी कितना होती है 60 to 100 टाइम्स पर मिनट होती है। और हम लोग कैसे मालूम करते हैं, या तो रेडियल आर्टरी जो कि हमारे रिस्ट में मौजूद होती है, या फिर कैरोटिड आर्टरी जो कि हमारी नेक में मौजूद होती है। फिर हाइपोक्सिया क्या होता है, एनीमिया क्या होता है। हाइपोक्सिया का कहते हो कि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई ना होने मीन कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है पूरा पूरा नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। और एनीमिया क्या है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है इन द ब्लड टू सप्लाई द सॉरी इन द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल, यानी कि नॉर्मल से कम हो जाएगा अगर हीमोग्लोबिन का लेवल, तो फिर वो एनीमिया कहलाता है। सेल और न्यूरॉन्स की बात करते हो, दोनों में क्या फर्क होता है, तो कहते हो सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स अंडरगो सेल डिवीजन्स, ठीक है, सेल्स जो हैं वो 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स में ऐसा कोई भी मीन लाइक ये इस तरह का जो सेल डिवीजन कंपोनेंट्स होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से वो सेल डिवीजन में नहीं जाता। इसकी बात करते हो तो इसके अंदर रूट्स भी होती हैं, लाइक आप कहते हो डेंड्राइट्स होते हैं, और इसके साथ साथ एंड एक्सॉन्स होते हैं इसके अंदर, जबकि इसके अंदर सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक ये आपकी टेल या हेड ऐसा कुछ नहीं होता सेल में। न्यूरॉन्स में आपकी टेल और हेड भी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये वो तमाम तर सवालात है जो कि एक बेसिक बेसिक मीन एक बच्चे को पता होने चाहिए, ठीक है। मीन कुछ नहीं भी आता तो आप लोग एटलीस्ट जहाँ तक इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से देख कर पढ़ कर समझ कर आओगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का वाइवा अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। हाँ जी, अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है, मज़ीद टाइम है, तो आप लोग इन नीचे दिए गए सवालात को पढ़ते जाओ, और बुक्स के साथ अपनी बुक के साथ उनके अंदर मतलब कि आप जैसे खोलते जाओगे तो आप लोगों को आइडिया होता रहेगा कि सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनकी डेफिनेशन, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल में क्या फ़र्क होता है, आपके गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, उनका फंक्शन क्या है, RER, रफ एंडोप्लाज्म, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फर्क होता है, डीएनए आरएनए में क्या फर्क है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या फर्क है, बोन्स और कार्टिलेज में क्या फर्क है, जॉइंट्स को जैसे भी हम लोग देख चुके हैं। फिर लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं, ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट, सेलुलर, नॉन सेलुलर, जैसे भी हमने देखा, ठीक है, फंक्शंस एंड काउंट्स ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इन तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, एक एक दो दो फंक्शंस पता होने चाहिए, काउंट्स, इनकी टोटल काउंट कितना होती है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स और क्लॉटिंग वर्सेस क्लॉटिंग विटामिन्स क्या होते हैं, फिर पोर्टल, हिपैटिक, कोरोनरी, रीनल, यानी कि लाइक हम लोग जैसे बात करते हैं पल्मोनरी भी, अगर इसके साथ साथ हम लोग लिख लें पल्मोनरी का भी, तो ये टर्म्स किन किन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे आप लोग रीनल की बात करते हो, किडनीज, हिपैटिक लिवर, फिर पल्मोनरी लंग्स। तो फंक्शंस ऑफ वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज, इन सब के फंक्शंस क्या होते हैं, एक एक दो दो फंक्शन मालूम हो, राइट। फिर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होता है, ऑल और नॉन रेस्पॉन्स क्या होता है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट में क्या फर्क है, हार्ट साउंड्स कौन से होते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में क्या फर्क होता है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में क्या फर्क है, फंक्शंस ऑफ आपके जितने ये जो हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, एल्डोस्टेरॉन, और फिर कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, इनके कंपोजिशन क्या होती है। एडिशनल क्वेश्चंस नहीं हो पाते, कोई मसला नहीं है, आपने एटलीस्ट क्या करना है, आप लोगों ने इन तमाम तर क्वेश्चंस को, यहाँ तक इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमी पढ़ कर आना है, समझ के आना है, याद करके आना है, ठीक है। ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। बाकी आई होप कि आप लोगों को सही से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा सा हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।